नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम भाग 4 छत्तीसगढ़ समसामयिक घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में फसलों की सुरक्षा और चराई पर रोक लगाने के लिए प्रारंभ किए गए अभियान का क्या नाम है? इसका आंसर है रोका छेका अभियान। छत्तीसगढ़ में फसलों की सुरक्षा और चराई पर रोक लगाने के लिए रोका छेका अभियान प्रारंभ किया गया है। इसकी शुरुआत 2020 से की गई है। इस वर्ष 2021 में इसे 1 जुलाई से प्रारंभ किया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, गांव में खेतों तक पहुंचने के लिए बनाए गए रास्तों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है धरसा। गांव में खेतों तक पहुंचने के लिए बनाए गए सुविधाजनक कच्चे रास्तों को धरसा कहा जाता है। इसके लिए राज्य सरकार ने धरसा को पक्के रास्तों में बदलने के लिए एक योजना की शुरुआत की है। इसका नाम है धरसा विकास योजना। इसका प्रारंभ 6 अक्टूबर 2020 को स्वामी आत्मानंद जी के जयंती पर किया गया है। इसका उद्देश्य गांव में खेतों तक पहुंचने के लिए सुविधाजनक पक्के रास्तों का निर्माण करना है। हमारा तीसरा प्रश्न है, खेतीहर मजदूरों की सीमा सुरक्षा हेतु राज्य में कौन सी योजना चलाई जा रही है? इसका आंसर है अटल खेतीहर मजदूर योजना। अटल खेतीहर मजदूर योजना का उद्देश्य खेतीहर मजदूरों को बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। इसका शुभारंभ 25 दिसंबर 2013 को किया गया था। इस योजना में राज्य के लघु एवं सीमांत कृषक यानी कि जिनकी भूमि 2.5 एकड़ या उससे कम हो, वे इस योजना के पात्र होंगे। साथ ही सदस्य की आयु सीमा 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस योजना के तहत हितग्राही व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 75,000 रुपये, सामान्य मृत्यु होने पर 30,000 रुपये, पूर्ण अपंगता पर 75,000 रुपये और एक अंग के क्षतिग्रस्त होने पर 37,500 रुपये हितग्राही को प्रदान किए जाएंगे। साथ ही हितग्राही के बच्चों को छात्रवृत्ति का भुगतान भी किया जाएगा। इसमें हितग्राही के अधिकतम 2 बच्चों को जो कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं में अध्ययनरत हो अथवा ITI में अध्ययनरत हो को प्रति माह 100 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। राज्य के 2021-22 का कुल बजट आकार कितना है? इसका आंसर है 97,106 करोड़। राज्य के 2021-22 का कुल बजट आकार 97,106 करोड़ रुपए है। यह भूपेश सरकार का तीसरा बजट है। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है। बता दें कि इस बार के बजट में अंग्रेजी के शब्द हाइट, HEI, GST के हर अक्षर से विकास के विभिन्न आयामों को परिभाषित करने की कोशिश की गई है। इसमें H से होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि समग्र विकास, E से एजुकेशन यानी कि सबके लिए समान शिक्षा, I से इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि विकास की पोषक अधोसंरचना, G से गवर्नेंस यानी कि संवेदनशील एवं प्रभावी प्रशासन, H से हेल्थ यानी कि स्वस्थ तन और T से ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि जनता के लिए बदलाव का प्रतीक। हमारा दूसरा प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत 2021-22 बजट में कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर है 850 करोड़। जल जीवन मिशन के तहत 2021-22 में 850 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2019 को किया गया था। देश में लगभग 50% ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां अभी भी लोगों को पानी की समस्या होती है। इन क्षेत्रों में पीने के पानी को पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2023 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे प्रदेश के 41.32 लाख ग्रामीण परिवारों को लाभ मिलेगा। हमारा तीसरा प्रश्न है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर है 20 जनवरी 1987 को। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 20 जनवरी 1987 को की गई थी। यह रायपुर में स्थित है। यह प्रदेश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। छत्तीसगढ़ शाकंभरी योजना क्या है? छत्तीसगढ़ शाकंभरी योजना का शुरुआत सन 2005-06 में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह द्वारा किया गया था।
इस योजना का उद्देश्य सिंचाई संसाधन में विकास करना है। इस योजना में राज्य के सभी वर्ग के लघु एवं सीमांत कृषकों को योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही साग सब्जी उत्पादन करने वाले कृषकों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। इस योजना में लघु एवं सीमांत कृषकों को 0 से 5 हॉर्स पावर तक के विद्युत सबमर्सिबल पंप, डीजल पंप अथवा पेट्रोल पंप क्रय करने पर 75% की छूट प्रदान की जाती है। इसमें अधिकतम 16,875 रुपये तक की छूट दी जाती है। इसके अलावा कुआं के निर्माण पर 50% या फिर 22,500 रुपये की अनुदान राशि का प्रावधान किया गया है। इस योजना की निगरानी के लिए छत्तीसगढ़ शाकंभरी बोर्ड का गठन भी किया गया है। 10 सितंबर 2018 को छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में साग सब्जी, फलों और फूलों की खेती करने वाले किसानों के लिए छत्तीसगढ़ शाकंभरी बोर्ड गठित किए जाने का निर्णय किया गया। वर्तमान में इस बोर्ड में अध्यक्ष सहित 5 गैर सरकारी सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। इस बोर्ड का गठन लघु एवं सीमांत किसानों की समस्याओं के निराकरण एवं उनके सर्वांगीण विकास, उनके लिए नई योजनाएं शुरू करने, वर्तमान व्यवस्था में सुधार एवं उनके समूह बनाकर सीधे बाजार व्यवस्था में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। बता दें कि अभी हाल ही में राम कुमार पटेल को छत्तीसगढ़ शाकंभरी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर है 2020 में। शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ की स्थापना 2020 में की गई थी। इनके कुलपति प्रोफेसर ललित प्रकाश पटेरिया को बनाया गया है। इस विश्वविद्यालय का गठन अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर को विभाजित कर किया गया है। हमारा तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सभी स्रोतों से लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? इसका आंसर है 38.20%। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में सभी सिंचाई स्रोतों से लगभग 38.20% क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। इसमें सर्वाधिक 52% क्षेत्र जलाशयों एवं नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। इसके बाद 29% क्षेत्रफल की सिंचाई नलकूप के माध्यम से की जाती है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल सिंचाई क्षेत्रफल 21.21 लाख हेक्टेयर है, जो कि कुल भूमि का 38.20% है। अमाराइट परियोजना किससे संबंधित है? इसका आंसर है अमाराइट परियोजना शिक्षा से संबंधित है। यह एक ग्रीष्मकालीन प्रोजेक्ट है जिसे प्रदेश के स्कूली बच्चों के लिए उनके कक्षा के आधार पर तैयार किया गया है। अमाराइट का अर्थ है MI राइट, जो कि छत्तीसगढ़ के खेल का अपभ्रंश है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य भी बच्चों को खेल खेल में सिखाने से है। इस योजना को ग्रीष्मकाल में बच्चों को एक्टिव रखने के लिए तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट में कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के बच्चों में खोजी और वैज्ञानिक प्रवृत्ति जैसे गुण विकसित करने में मददगार माना जा रहा है और इसे पूरे राज्य में लागू किया जा रहा है। इसके लिए संचालक लोक शिक्षण संचालनालय ने अमाराइट परियोजना को पूरे राज्य में लागू करने के लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है। इसे राज्य के सभी स्कूलों में लागू किया जाएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रदेश की किस योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है गोधन न्याय योजना को। गोधन न्याय योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस योजना को पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गोधन न्याय योजना को हरेली पर्व के अवसर पर 20 जुलाई 2020 को प्रारंभ किया गया था। संविधान के किन अनुच्छेद में सहकारी समिति और सहकारी समितियों के उन्नयन के बारे में प्रावधान किया गया है? इसका आंसर है भारतीय संविधान के मूल अधिकार के तहत 19 में संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता और नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 43 में सहकारी समितियों के उन्नयन के लिए राज्यों को कहा गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका आंसर है 2009 में। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना की शुरुआत वर्ष 2009 में की गई थी।
इसके तहत गंभीर कुपोषित बच्चों को कुपोषण के चक्र से बाहर लाकर कुपोषण की दर में कमी हेतु योजना का संचालन किया जा रहा है। गंभीर कुपोषित बच्चों एवं संकटग्रस्त बच्चों को चिकित्सकीय परीक्षण की सुविधा, चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाएं तथा आवश्यकता अनुसार बाल रोग विशेषज्ञों की परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। हमारा तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि बोर्ड का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधीय पादप बोर्ड। छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि बोर्ड का नाम परिवर्तन कर छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड रखा गया है। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, यानी कि भूपेश बघेल। इसका उद्देश्य औषधि पादपों अंतःस्थली एवं बाह्य स्थली संरक्षण एवं संवर्धन, औषधि पौधों की पहचान एवं संसाधनों का सर्वेक्षण करना, साथ ही विपणन संबंधी नीति बनाना है। इसके साथ प्रशिक्षण, कुटीर एवं लघु उद्योग की स्थापना तथा राज्य को हर्बल राज्य के रूप में स्थापित करना है। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? इसका आंसर है अनुच्छेद 155। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। 7वें संविधान संशोधन 1956 से एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अब हम राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को भी जान लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 153 राज्यपाल के पद के बारे में कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है और अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका आंसर है 9 अगस्त 2020 को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त 2020 को इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया था। इसके तहत वनांचल में रहने वाले छत्तीसगढ़ के नागरिक इसके लाभार्थी होंगे। इस योजना का उद्देश्य वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाना तथा आदिवासी अंचलों में 10,000 युवा समूहों का गठन कर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इस योजना का संचालन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। हमारा तीसरा प्रश्न है, राज्य के बिगड़े वनों के सुधार एवं पौधों के संरक्षण संवर्धन के लिए किस प्राधिकरण का गठन किया गया है? इसका आंसर है कैंपा। इसका पूरा नाम है प्रतिपूरक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण। कैंपा का विस्तारित नाम कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी है। यह बिगड़े वनों के सुधार एवं पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गठन किया गया था। बता दें कि 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण की स्थापना का आदेश दिया था। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को क्षतिपूरक वनीकरण तथा अन्य गतिविधियों के लिए प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की अनुमति दी थी और इस राशि का उपयोग प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम एवं प्रतिपूरक वनीकरण निधि नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। राज्य शासन नवंबर 2020 में छत्तीसगढ़ प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण छत्तीसगढ़ कैंपा के संचालन समिति तथा क्रियान्वयन समिति में अशासकीय सदस्यों और संस्थाओं को 2 वर्ष के लिए नामांकित किया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब किया था? इसका आंसर है सन 2005 में। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ 2005 में किया गया था। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किया गया और उसके बाद राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत सन 2013 में हुई थी और इसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2020 में की गई थी। हमारा दूसरा प्रश्न है, राज्य सरकार ने बजट 2021 में किन 3 फसलों को समर्थन मूल्य पर लिए जाने की घोषणा की थी? इसका आंसर है कोदो, कुटकी और रागी को। हमारा तीसरा प्रश्न है, 3 अप्रैल को बीजापुर में हुए नक्सली हमला जिसमें 22 जवान शहीद हो गए थे,
इसे किस आतंकवाद आर्मी समूह ने हमला किया था? इसका आंसर है पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी ने। इसका नेतृत्व बटालियन नंबर 1 के कमांडर माडवी हिडमा ने किया था। इस हमले में 22 जवान शहीद हो गए थे और 30 से अधिक जवान घायल थे। देश के आकांक्षी जिलों में दंतेवाड़ा जिले को किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए सिल्वर स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका आंसर है सुपोषण अभियान। देश के आकांक्षी जिलों में दंतेवाड़ा जिले को सुपोषण अभियान के तहत उल्लेखनीय कार्य करने हेतु सिल्वर कैटेगरी में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस कुपोषण मुक्ति अभियान के तहत दंतेवाड़ा जिले को देश के 115 जिलों में सिल्वर स्कॉच अवार्ड के लिए चुना गया है। बता दें कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 को पूरे प्रदेश में कुपोषण अभियान प्रारंभ किया गया है। दंतेवाड़ा जिले में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को कारगर ढंग से क्रियान्वित करने के लिए नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर आयोजित स्कॉच अवार्ड समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय द्वारा सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, शिक्षकों के लिए देश का सबसे बड़ा पुरस्कार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से प्रदेश में किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है सपना सोनी को। सपना सोनी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। यह अवार्ड नेशनल अवार्ड फॉर टीचर 2020 शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया गया है। वे सिरसा दुर्ग की निवासी हैं। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के किन 2 जिलों को पुरस्कृत किया गया है? इसका आंसर है बिलासपुर व सूरजपुर जिले को। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 से बिलासपुर व सूरजपुर जिले को पुरस्कृत किया गया है। यह पुरस्कार 11 नवंबर 2020 को पुरस्कृत किया गया। इसके तहत बिलासपुर जिले को नरवा कार्यक्रम के तहत नदी नालों के पुनरुद्धार के लिए पुरस्कृत किया गया है। वहीं सूरजपुर जिले को जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस महाविद्यालय को देश के सर्वश्रेष्ठ केंद्र का पुरस्कार दिया गया है? इसका आंसर है गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से संबद्ध सहित गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र जगदलपुर को देश के सर्वश्रेष्ठ केंद्र का पुरस्कार दिया गया है। इस महाविद्यालय को लगातार दूसरी बार यह उपलब्धि हासिल हुई है। बता दें कि यहाँ लघु धान्य फसलों के अनुसंधान कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। हमारा तीसरा प्रश्न है, नंदिनी खुंदनी क्षेत्र से किस खनिज की प्राप्ति होती है? इसका आंसर है चूना पत्थर की। दुर्ग जिले की नंदिनी खुंदनी क्षेत्र चूना खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से भिलाई स्टील प्लांट को चूना की आपूर्ति की जाती है। प्रदेश में प्रथम लोक निर्मला सम्मान किसे दिया गया है? इसका आंसर है तीजन बाई को। प्रथम लोक निर्मला सम्मान तीजन बाई को दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण तीजन बाई को प्रथम लोक निर्मला सम्मान प्रदान किया है। यह सम्मान उन्हें लखनऊ की एक संस्था सोन चिरैया द्वारा लोक कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2020 के अनुसार छत्तीसगढ़ भारत के सबसे स्वच्छ शहर वाले राज्यों में देश में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है प्रथम स्थान पर। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2020 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य भारत का सबसे स्वच्छ शहरों वाले राज्य में शीर्ष स्थान पर है। यह अवार्ड छत्तीसगढ़ को इंडियाज़ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के तहत ODA प्रमाणन ODA++ दिया गया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2020 में मरवाही से निर्वाचित विधायक का क्या नाम है? इसका आंसर है डॉक्टर के ध्रुव। छत्तीसगढ़ में विधानसभा उपचुनाव 2020 में निर्वाचित मरवाही क्षेत्र से विधायक का नाम डॉक्टर के ध्रुव है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं मरवाही के विधायक स्व अजीत जोगी की मृत्यु के बाद मरवाही में उपचुनाव कराया गया था, जिनमें निर्वाचित विधायक के ध्रुव आए हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ वन विभाग का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया है? इसका आंसर है वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। छत्तीसगढ़ वन विभाग का नाम परिवर्तन कर
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग किया गया है। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि रायपुर के वन विभाग का नाम अरण्य भवन है। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर है भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना सन 1955 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। यह पंचवर्षीय काल था 1956 से 1961 का। इसका उत्पादन प्रारंभ 1959 में हुआ था। 1959 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भिलाई स्टील प्लांट संयंत्र का उद्घाटन किया गया। भिलाई स्टील प्लांट का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया है। इसी वजह से रूस और भारत की मित्रता के प्रतीक के लिए भिलाई में मैत्री बाग का निर्माण किया गया। यह सेल के अधीन है। वर्तमान में भिलाई स्टील प्लांट को कच्चे माल के रूप में लौह अयस्क रावघाट कांकेर से प्राप्त होता है। पानी पंडित रविशंकर जलाशय धमतरी और तांदुला बांध बालोद से प्राप्त होता है। डोलोमाइट हिर्री माइंस बिलासपुर से, मैग्नीज मलाजखंड बालाघाट मध्य प्रदेश से, चूना पत्थर नंदिनी खुंदिनी दुर्ग से और विद्युत एनएस पावर भिलाई से प्राप्त होता है। यह संयंत्र एनटीपीसी व सेल का संयुक्त उपक्रम है। वर्तमान में भारत के कुल स्टील उत्पादन का 15% छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है। हमारा दूसरा प्रश्न था, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के नए कुलपति किसे बनाया गया है? इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के नए कुलपति प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी को बनाया गया है। बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की स्थापना बिलासपुर विश्वविद्यालय के रूप में 2012 में की गई थी। हमारा तीसरा प्रश्न है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1969 में। सन 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के गठन के साथ ही भारत में अंतरिक्ष कार्यकलापों का प्रारंभ हुआ। उसी वर्ष तिरुवनंतपुरम के निकट थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन की स्थापना का काम भी प्रारंभ हो गया। इसी दौरान अगस्त 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई। भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग का गठन 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी तथा 1972 में ही इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत लाया गया। इसरो का मुख्यालय व अंतरिक्ष विभाग का मुख्यालय बंगलुरु में स्थित है। राज्य में होम हर्बल गार्डन के तहत राज्य में कितने हर्बल गार्डन स्थापित किए गए हैं? इसका आंसर है 14। राज्य में होम हर्बल गार्डन के तहत राज्य में 14 हर्बल गार्डन स्थापित किए गए हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, मल्हार से प्राप्त विष्णु के चतुर्भुजी मूर्ति किस काल का माना जाता है? इसका आंसर है मौर्यकालीन। मल्हार से प्राप्त विष्णु के चतुर्भुजी मूर्ति मौर्यकालीन माना जाता है। बता दें कि मल्हार बिलासपुर जिले में आता है। यह लीलागर निडिला नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के अन्य मंदिर हैं डिडिनेश्वर मंदिर, पतालेश्वर मंदिर, जो कि चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा हैं। तीसरा प्रश्न है, केंद्रीय प्रसाद योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किस मंदिर को विकास के लिए चुना गया है? इसका आंसर है डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी देवी मंदिर को। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत पर्यटन सुविधा के विकास के लिए देश भर के 31 स्थलों का चयन किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ को इसके लिए चुना गया है। इस परियोजना के अंतर्गत डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी देवी मंदिर की पहाड़ी और प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर पर्यटन सुविधा विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा डोंगरगढ़ में प्रसाद योजना के तहत पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 40 करोड़ 33 लाख रुपए के कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। दुर्ग संभाग का गठन कब किया गया था? इसका आंसर है सितंबर 2013 में। दुर्ग संभाग का गठन सितंबर 2013 में किया गया था। इस संभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 5 जिले राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद और कबीरधाम जिला आता है। हमारा दूसरा प्रश्न था, जांजगीर चांपा में निर्मित अन्य परियोजना व बैराज का नाम बताएं। यह परियोजनाएं हैं शिवरीनारायण बैराज, मिरौनी बैराज, साराडीह बैराज, बसंत बैराज और कलमा बैराज। यह सभी जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत स्थित हैं। शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन हैं? इसका आंसर है प्रोफेसर डॉक्टर ललित पटेरिया। प्रोफेसर डॉक्टर ललित पटेरिया को
शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति बनाया गया है। वे 1989 लगभग 31 वर्षों से बिलासपुर के केंद्रीय विश्वविद्यालय में कार्यरत थे। हमारा दूसरा प्रश्न है, नील क्रांति किससे संबंधित है? यह प्रश्न पिछले भी क्विज में पूछा जा चुका है। इसका आंसर है मत्स्य उत्पादन से। भारत में मत्स्य पालन उद्योग प्रतिवर्ष औसतन 9% की दर से बढ़ रहा है और इस क्षेत्र में सबसे तेज गति से विकास करने वाले देशों में भारत शामिल है। भारत में नीली क्रांति की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना से हुई थी, जो कि वर्ष 1958 से 1990 के बीच कार्यान्वित की गई। बता दें कि राष्ट्रीय मत्स्य पालन बोर्ड की स्थापना वर्ष 2006 में मत्स्य पालन विभाग, कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई है। इसका कार्य देश में मछली उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना तथा एक एकीकृत एवं समग्र रूप से मत्स्य पालन विकास में समन्वय करना है। हमारा तीसरा प्रश्न है, जशपुर जिले में कौन कौन से जलप्रपात स्थित हैं? इसका आंसर है जशपुर जिले में खुड़िया रानी, रानीदाह, तमेरा, राजपुरी, बेने तथा मकरभंजा जलप्रपात स्थित है। छत्तीसगढ़ में संचालित वर्राटू अभियान क्या है? इसका आंसर है घर वापसी अभियान। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रशासन ने लोन वर्राटू यानी कि घर वापसी अभियान शुरू किया है। इसके तहत सरेंडर करने वाले नक्सलियों को उनका मनचाहा रोजगार दिया जाएगा। वहीं अंदरूनी ग्रामीण इलाकों और इनामी नक्सलियों के गांवों में उनके पोस्टर लगाकर सरेंडर करने की अपील की जा रही है। इस अभियान से दंतेवाड़ा जिले में सर्वाधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ प्रशासन अब सरेंडर करने वाले नक्सलियों को रोजगार दिलाने की दिशा में भी काम कर रहा है। अभी तक उन्हें पुलिस में ही भर्ती मिलती थी, अब वह अपने पसंद का रोजगार और नौकरी कर सकेंगे। दंतेवाड़ा जिला प्रशासन की ओर से नक्सलियों और ग्रामीणों के लिए एक और शुरुआत की गई है। प्रशासन ने नक्सलियों से अपील की है कि वह सरेंडर कर मुख्य धारा में लौट आए। साथ ही जिस गांव से 10 से ज़्यादा नक्सली सरेंडर करेंगे, उन्हें प्रशासन की ओर से कृषि उपकरण, ट्रैक्टर आदि उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वे गांव में रहकर खेती कर सकेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है? इसका आंसर है 39.93%। नीति आयोग की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 39.93% आबादी गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है। छत्तीसगढ़ राज्य इसमें प्रतिशत के आधार पर प्रथम स्थान पर है। वहीं भारत की बात करें तो गरीबी का राष्ट्रीय औसत 21% है। हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का प्रारंभ कब किया गया था? इसका आंसर है 1 जनवरी 2017 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का शुभारंभ किया गया था।